पैसा है अधिकारी कड़क और चेक नहीं, ड्राफ्ट नहीं, कुछ नहीं। ये लोग साइड में होटल में बैठ करके कैश लेते हैं। इनको मैं वहाँ 5 लाख रुपया घर में दिया, पैसा गिने और पैसा रखे। इसके बाद हम लोग वहाँ से हम और राजकुमार चले गए। अलग विषय ये है कि हमारी राजनीतिक द्वेष की वजह से ये सब किया जा रहा है। संजय पांडे से मुझे खुद को पैसा लेना था, मांग रहा था तो मुझे पढ़ा रहे थे इधर उधर, अभी ऐसा वैसा। अब वो मेरे खिलाफ साजिश रच दिए। जयप्रकाश जो पांडे है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 16 लाख उसने कभी देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो काम धंधा करता नहीं है, न काम धंधा है न जॉब है, कुछ नहीं है। मेरे को साथ में लेकर उनके घर में गए, सबका फोटो दिखाए। ये देखो, ये योगी जी के सचिव हैं, ये मेरे राइट हैंड हैं। और तुम्हारे बच्चे का 101 हो जाएगा, लेकिन सरकार कड़क है, पैसा लगेगा। एक दिन मैं बोला तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे, क्या तुम्हारा इरादा है? भड़क गए और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किए। मैं क्या सोचा, ये भी तो बनारस के हैं, यूपी के, मैं भी उधर ही क्या है। मेरा राजकुमार से 1-2 बरस पहले से अच्छा व्यवहार रिलेशन था। 5-6 लाख रुपया ब्याज भर चुका हूँ। और ये हमारे जानकारी में मेरे रुपए से कम 40 लाख रुपया कमाए। कौन कौन लोग, आप एक बार नाम क्लियर कर दीजिए। राजकुमार और जयप्रकाश पांडे जी। ये लोग 10 टका पे पैसा दिए हैं और चारों बाजू देते हैं, यह दुनिया जानती है। किसी के सामने यह बयान भी दिलवा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीजेपी पार्टी की जितनी बदनामी उन्हीं के पार्टी में काम करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं के चलते हुई है ना दोस्तों, उतनी बदनामी तो आज से पहले कभी किसी के चलते नहीं हुई। मोदी जी के राम राज लाने वाले इस काल में गुंडा राज दिखाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा नाला सुपारा के एक दुकानदार से 3 लाख रुपए लूटने की कोशिश की जाती है। बीजेपी की बदनामी हो जाती है। उसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष कांचन ठाकुर इस समय हत्या करने की कोशिश के तहत अर्थात भारतीय दंड संहिता 307 के तहत पुलिस हिरासत में चल रहे हैं। बीजेपी की बदनामी हो रही है और अब अमृत काल में, मोदी जी के अमृत काल में उन्हीं के नीचे की फौज वसूली काल को चलाकर एक भंगार वाले से, एक गरीब भंगार वाले से 10 लाख रुपए लूट चुकी है और बीजेपी की बदनामी हो रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बीजेपी की जितनी बदनामी पिछले 1 महीने में हुई ना, उतनी बदनामी तो आज से पहले कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे अमृत काल में वसूली काल का गोरख धंधा चलाकर कुछ कार्यकर्ता लोगों के साथ लगातार लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मतलब दोस्तों स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी बदनाम हुई है। 10 लाख रुपए तेरे लिए। दोस्तों अगर आप इस पूरे विषय को अच्छे समझना चाहते हैं ना, तो वीडियो को 1 भी मिनट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि नाला सुपारा वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कुछ कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के साथ अर्थात यहाँ की जनता के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने पर उतारू हो आए हैं। ये पूरा विषय 2018 का है, जब रामनयन यादव नामक व्यक्ति की मुलाकात राजकुमार पांडे से होती है। राजकुमार पांडे से रामनयन ये कहते हैं कि वह उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दे। अब चूंकि राजकुमार पांडे के भाई अर्थात जयप्रकाश पांडे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है कि वह उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दे। ये सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लगने वाली होती है। अब दोस्तों राजकुमार पांडे रामनयन यादव को अपने भाई जयप्रकाश पांडे के पास लेके जाते हैं। जयप्रकाश पांडे रामनयन से ये कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से है। अब ये सब बोलने के बाद साथ ही साथ जयप्रकाश रामनयन को अपने साथ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की फोटो भी दिखाते हैं। जिसके बाद जयप्रकाश ये सारी बातें कहते हैं तो रामनयन को जयप्रकाश की बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा हो जाता है। लेकिन अब इसमें कहानी में ट्विस्ट आता है। जयप्रकाश पांडे ये कहते हैं कि रामनयन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो तुम्हें 10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अब चूंकि रामनयन ये चाहते हैं कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन साथ ही साथ वे भंगार भी बेचते हैं और वह गरीब भी रहते हैं, फिर भी वे रिश्तेदारों से कर्जा लेते हैं और ब्याज पर पैसा उठाकर थोड़ा थोड़ा कर जयप्रकाश को लाकर दे देते हैं, इस उम्मीद में कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उनके बेटे का भविष्य सुधर जाएगा। इस तरफ जब सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता है उनके बेटे का,
तो रिजल्ट लिस्ट में बेटे का नाम ही नहीं होता है। अब राम नयन चग्गा बग्गा हो जाते हैं और आकर जयप्रकाश पांडे से सवाल करते हैं कि उनके बेटे का सरकारी नौकरी के लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। अब जयप्रकाश पांडे द्वारा राम नयन को चग्गा बग्गा पढ़ाया जाने लगता है और क्या कुछ कहा जाता है आप जरा इसे सुनते चलिए खुद राम नयन की जुबान। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रामनयन यादव। सर क्या विषय था, क्या मामला था, किस तरीके से आपसे 10 लाख रुपए की टोटल ठगी हुई है, क्या बताएंगे आप? सर ऐसा है, मेरे को एक नौकरी निकली यूपी में, युवा विकास अफजल अधिकारी। मेरे को पता लगा तो मैं सोचा मेरे ही बच्चे का काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो मेरे एक जान पहचान में थे राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे से मैं बताया कि ऐसा नौकरी है, क्या कहीं से मेरा जुगाड़ बैठेगा? तो बोले कि हाँ हाँ, ये तो 80 ग्रेड की नौकरी है। मेरा भाई जो जयप्रकाश है वो बहुत पावरफुल आदमी है और भाजपा में तो पहले से है, अभी तो सरकार भी बन गई है, अभी तो सभी इशारे पे काम होएगा। तो हम बोला कैसे करेंगे? तो बोला चलो अब भी बात कर लो, है तो मेरा ही भाई। मेरे को साथ में लेकर उनके घर में गए तो जयप्रकाश से सारी बात हुई तो मेरे को बड़ा मोबाइल निकाल करके सबका फोटो दिखाए। ये देखो, ये योगी जी के सचिव हैं, ये मेरे राइट हैंड हैं, ये देखो वो देखो। मतलब मेरे को तो मालूम नहीं था कि कैसा कैसा मोबाइल इनके पास फोटो है। ये दुनिया का हमको ड्रामा दिखाए और बोले कि मैं 10-20-25 को नौकरी पर रखवाया है और तुम्हारे बच्चे का 101% हो जाएगा, लेकिन सरकार कड़क है, पैसा लगेगा। हम कहा भाई पैसा आप लोग हैं, थोड़ा बहुत देंगे, मैं भी कहीं से उल्टा सीधा करेगा, याज ब्याज पे लाएगा देगा, काम हो जाए तो मेरा भी वृद्धावस्था में काम बनेगा। तो बोले ठीक है, ये काम करो 10 लाख रुपया तक समझ लो जाएगा, 1-2 लाख रुपया जो रहेगा वो बाद में कर देना, वो हमारा तुम्हारा रहेगा, मैं उतना साहब को संभाल लेगा। तो हम कहा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। 2 दिन के बाद मेरे वो घर पे आए, गोडाउन पर मेरे घर पे आए तो बोले चचा पैसा है अधिकारी कड़क और चेक नहीं, ड्राफ्ट नहीं, कुछ नहीं, ये लोग साइड में होटल में बैठ करके कैश लेते हैं जी। तो हम कहा ठीक है भाई, मैं व्यवस्था करेगा। तो मैडम मैं गया गोरेगांव एक रिलेशन वाले के यहाँ और एक दो आदमी और, वहाँ से 2-3 लाख रुपया मैं लाया। हम कहा भाई तुम लोग को मैं थोड़ा थोड़ा ब्याज भी देगा, मेरे बच्चे का नौकरी मिल रहा है। उधर से लाया थोड़ा और अपने पास से करके इनको 5 लाख रुपया लिया। इनके बड़े भाई जयप्रकाश के जो राजकुमार हैं, इनको लेकर के साथ में इनके घर में आया। हम बोला भाई 5 लाख रुपया मिली है और मैं व्यवस्था करूँगा, आप काम चालू करो। तो बोले चचा 10 लाख का व्यवस्था करो। हम कहा ठीक है करूँगा। इनको मैं वहाँ 5 लाख रुपया घर में दिया, पैसा गिने और पैसा रखे। इसके बाद हम लोग वहाँ से, हम और राजकुमार चले गए। तो फ़ोन किए कि चचा कब आओगे? हम कहा भाई रुक जाओ 4-6 दिन, पैसा ढूंढ रहा हूँ चारों बाजू। इधर मैं क्या थोड़ा जूना हूँ, मेरा पहचान ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं सबसे पैसा मांग लिया। फिर लाया राजकुमार के साथ 5 लाख रुपये इनको दिया। तो हम कहा भाई जरा ध्यान देना, पैसा बहुत मेहनत से बहुत जगह से लाया। बोले उसका टेंशन तुम मत लो, वो सब मेरे दाएं बाएं का काम है। तो मैडम उनके विश्वास पर जो है चुप बैठ गया। अब ये पूरी जो घटना है ये कब की है? ये 2018 है, अप्रैल महीने का। जी, फिर आगे? तो मैडम इसके बाद जब मैं तो आशा में था कि काम मेरा हो जाएगा। बाद में जब बच्चे का रिजल्ट आया तो मैं बोला अरे भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, उस परीक्षा का रिजल्ट आ गया, सबका जिसका होना जाना था हो गया, मेरे बच्चे का नामो निशान कुछ नहीं। तो बोले तुम पागल हो गए हो। अभी मैं कल साहब से बात की, अभी रिजल्ट आएगा 1.5 महीने के बाद। बोले कि 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट जाएगा। हम कहा नहीं नहीं, मोबाइल में आप निकालो, ये जगह से देखो, उसका रिजल्ट आ गया। तो सब रिजल्ट देखे तो मैं 2-3 घंटे बाद फिर फ़ोन किया। हम कहा क्या भाई देखे? तो बोले वो साहब जो है ना, वो साला मेरे साथ गद्दारी कर गया। हम कहा भाई आपका साहब गद्दारी कर गया, आप पैसा उनको दिए कि नहीं दिए? अब तो मैं बच गया। तो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं चचा ऐसा नहीं है, दूसरे का होता तो मैं ना बोल देता कि साहब को दे दिया पैसा, पैसा साहब चले गए, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पैसा है, मैं पैसे का व्यवस्था करूँगा।
हम कहा भाई ठीक है करिए, हमारा पैसा हमको फ़ोन करिए भाई, मैं आऊँ थोड़ा थोड़ा हमको दे दो। तो उनको मैं कई बार प्रयास किया, अब देता हूँ तब देता हूँ, ये बिल्डर से लेना है, उनसे लेना है, इनसे लेना, दुनिया का तामझाम बनाते रहे। तो एक दिन मैं गुस्सा गया, हम कहा मैं जा रहा हूँ संजय भाई के पास, यही संजय पांडे जो बफही में है, हम कहा उनके पास जा रहा हूँ और कंप्लेन करूँगा, हाँ, और तुम्हारे पास आता हूँ तब फिर मिलता हूँ। तो मैं उनको दम दिया इनके नाम से, तो बोले कि नहीं उनके पास जाओगे तो क्या वो देंगे, गुहार करोगे तो गुहार वाले पैसा नहीं देंगे, मैं कल मिलता हूँ। तो उनका बड़ा भाई राजकुमार मेरे पास 2 लाख रुपया लेके आया। अच्छा, ये कब लेके आया, कितने दिन, कितने महीनों बाद? लगभग 3 साल बाद। 3 साल बाद। अच्छा। तो आया तो 2 लाख दिया, बोला यादव टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा पैसा मिलेगा, पैसा नहीं डूबेगा। तो हम कहा भाई ठीक है, लेकिन हमारा पैसा आप दे दें हमें, और बहुत पैसे से मेरे चारों बाजू मैं सुन रहा हूँ कि बहुत ब्याज पे बांट रहे हैं। तो फिर एक बार उनको मैं बहुत दबाव बनाया, हम कहा भाई दे रहे हो कि मैं जा रहा है संजय भाई के पास। तो बोले वो क्या कर लेंगे, वो कौन होते हैं, हम कहा होते हैं कि नहीं होते हैं, उनके पास मैं जा रहा हूँ, अभी कंप्लेन करूँगा। तो आपने पुलिस में कंप्लेन करने की नहीं सोची? नहीं पुलिस मैडम नहीं कंप्लेन करने को सोचा, मैं इन्हीं का नाम लेता था। तो फिर मेरे को 2 लाख रुपया ला के दिया। अच्छा। 3-4 महीने बीत गया तो बोला एक जगह से पैसा आ रहा है, अब देता हूँ तुमको 5 लाख, अब देता हूँ, इधर उधर बताते रहा। इसका टोटल यही काम है। मैं थोड़ा बहुत इन लोग के साथ में उधर रहता था, यही हर जगह 420 वाला काम, हर जगह। तभी बोले करता हूँ तुमको 5 लाख यहाँ से दे रहा हूँ, आ रहा है। मैं इंतजार करते रहा, नहीं आया। एक दिन मैं बोला तुम पैसा दोगे कि नहीं दोगे, क्या तुम्हारा इरादा है? भड़क गए और अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किए जी। उल्टा पुल्टा बात किए, जो करने का जाओ करो। हम कहा ठीक है, अब जो करने का मैं करेगा, मैं चल रहा सबसे कहेगा। तो बोले सबसे कहोगे तो सबसे ले लेना, हम कहा ठीक है। अब जैसा कि आपने सुना कि इस 10 लाख रुपए के विषय में लगातार जयप्रकाश पांडे द्वारा किस तरीके से पीड़ित को गुमराह किया जाता है, लेकिन 2-3 साल लगातार पीड़ित के प्रेशर डालने के चलते उसे उसके 4 लाख रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन 6 लाख रुपए अब भी जयप्रकाश पांडे के पास होते हैं, और जिसे वापस करने का नाम जयप्रकाश पांडे द्वारा नहीं लिया जाता है। अब पीड़ित परेशान होकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजन नाइक के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद राजन नाइक खुद जयप्रकाश पांडे को फोन करते हैं। अब इन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत होती है, ये भी आप पीड़ित की जुबानी ही सुनते चलिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर सच सामने लाना है तो बात करनी पड़ेगी। कुछ लोगों से ये मालूम पड़ा कि राजन नाइक साहब के पास नालफपारा में जाओ, वही साहब के पास तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उनके एक जान पहचान के उनके दोस्त थे, मैं उनके पास गया, भगत सेठ, उनके पास गया तो बोले तुम्हारा घर का व्यवहार है, चलो। वहाँ पे गया, दादा सब बात वहाँ पे सुने, अब सुन करके फोन किए जयप्रकाश को। पिकरान था, मतलब हम भी सुन रहा था क्या वो बोल रहे हैं। तो बोले तुम्हें रामनारायण यादव का पैसा लिया है और 6 लाख अभी नहीं दिया है, तो नौकरी दिलाता है, उसका पैसे क्या कर रहा है? तो हाँ दादा दादा कर रहे थे। तो दादा भड़क गए, बोले ये तुम बताओ 5-5 लाख रुपया 2 बार में लिया क्या घर में, मेरे को ये बताओ। बोले हाँ दादा लिया हूँ, 2 बार में दिया पैसा मैं लिया। बोले 4 लाख उसको वापस किया? बोले हाँ। बोले ये पैसा 6 लाख कब दे रहा है? बोले दादा अभी तो नहीं है, मैं 2 महीने में पैसा दे देगा। तो दादा बोले जाओ तुम्हारा 2 महीने में पैसा मिल जाएगा। तो मैडम मैं वहाँ से चले गया। 2 महीना जब पूरा हो गया तो मैं दादा के पास गया, तो दादा फोन किए कि पैसा उसको मिला नहीं और वो आया है इधर। तो दादा काफ़ी प्रयास किए कि मतलब हमारा पैसा मिल जाए, लेकिन वो फोन पे क्या बोलता, कहाँ मेरे पास पैसा है दादा, पैसा भी 2-3-4 महीने लगेगा देने में। दादा उसके ऊपर जो है बहुत भड़क गए, बोले तूने बोला था यहाँ 2 महीने में पैसा दे दूंगा, अभी बोलता पैसा नहीं है, 2-3 महीने में दूंगा। वो फोन पे
हमको बोले कि ये काम कर, तू जा इनके नाम पे FIR कर और साइड से मैं भी फ़ोन करता हूँ पुलिस में, इनको अंदर ले चल। तो अब तक आपने FIR की या नहीं की है? तो मैं वहाँ से चले आया। इसके बाद मैडम मैं हर जगह गुहार लगाया, FIR भी किया है और प्रदेश अध्यक्ष को और सबको जहाँ जहाँ मेरे को जानकारी हुई मैं सब जगह पे जो है एप्लीकेशन दे दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप किसी के बस कहने भर से कि आप 10 लाख रुपए दीजिए, 10 लाख छोटी रकम तो है नहीं, बहुत बड़ी रकम है, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत है? मैडम ऐसा है कि वो मेरे को रंग रंग का फोटो दिखाए उनके साथ, ये तो अभी मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि सब बगल में खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं प्रचार के लिए कि हम उनके साथ हैं, नहीं है तो भी दुनिया का तामा झामा मोबाइल से करते हैं। मैं क्या सोचा, ये भी तो बनारस के हैं, यूपी के, मैं भी उधर ही क्या है। मेरा राजकुमार से 1-2 बरस पहले से अच्छा व्यवहार रिलेशन था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वर्तमान समय में आपकी जो मांग है वो क्या है? आप क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी मांग यही है मैडम कि मैं तो कम से कम 5-6 लाख रुपया ब्याज भर चुका हूँ और ये हमारे जानकारी में मेरे रुपए से कम 40 लाख रुपया कमाए। कौन कौन लोग? आप एक बार नाम क्लियर कर दीजिए। राजकुमार और जयप्रकाश पांडे जी। ये लोग 10 टका पे पैसा दिए हैं और चारों बाजू देते हैं, यह दुनिया जानती है। पूरा बोईदापाड़ा रेंजा पे तुंगार फाटा 4-6 आदमी 10 आदमी हमारे जो पहचान में है, मैं किसी के सामने यह बयान भी दिलवा सकता हूँ। हाँ, और ब्याज का ब्याज नहीं तो घर में ताला। अभी यही मैडम 3 महीना पहले सोपारा फाटा में इनका केस गया था, एक जन के घर में ताला मार दिए। अच्छा। बोले 2.5-3 लाख का हिसाब बन रहा था, बोले 30 लाख। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप यही मांग करना चाहेंगे कि आपको आपके पैसे दोबारा वापस मिल जाए? मैडम हमारा पैसा मिल जाए। अब जैसा कि आपने सुना, राजन नाइक से बात करने के बाद भी जयप्रकाश पांडे द्वारा पीड़ित को उसके पैसे नहीं लौटाए जाते हैं। अब पीड़ित थक हार कर बीजेपी के ही अर्थात भारतीय जनता पार्टी के ही दूसरे पदाधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं संजय पांडे, उनके पास पहुंचते हैं और उनके पास पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाते हैं, जिसके बाद संजय पांडे द्वारा पीड़ित से यह कहा जाता है कि वह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं और अर्जी भी डालें। दोस्तों, इस पूरे विषय में एक गौर फरमाने वाला पहलू ये भी है कि जब पीड़ित राजन नाइक के पास पहुंचते हैं तो उनके द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाता है और जयप्रकाश पांडे से बातचीत की जाती है, जहां पर जयप्रकाश पांडे इस बात की कबूली देते हैं कि उन्होंने पीड़ित से 10 लाख रुपए लिए हैं और जिसमें से वे 4 लाख रुपए लौटा भी चुके हैं। 6 लाख रुपए वे कुछ दिन में लौटा देंगे, अभी उनके पास पैसे नहीं है। जिसके बाद वह कुछ दिन कभी नहीं आता, जिसके चलते ही पीड़ित को भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे के पास पहुंचना पड़ता है और पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दाखिल करनी पड़ती है। अब क्योंकि ये पूरा मामला नाला सुपारा वसई विरार में तेजी से तूल पकड़ता है तो ये मामला हमारे पास भी आता है। अब क्योंकि सच्चाई का हमें पता लगाना होता है, इसलिए हम भी जयप्रकाश पांडे से एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी से भी 10 लाख रुपए लिए हैं, तो जयप्रकाश पांडे द्वारा इस पूरे मामले को खारिज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इतना ही नहीं, जयप्रकाश पांडे द्वारा यह भी कहा जाता है कि संजय पांडे राजनीतिक द्वेष के चलते जयप्रकाश पांडे का नाम बदनाम कर रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि जयप्रकाश पांडे ने संजय पांडे को 16,70,000 रुपए दे रखे हैं, जिसके वजह से ही संजय पांडे दुश्मनी निकालने के लिए जयप्रकाश पांडे का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और पूरा आरोप संजय पांडे पर लग जाता है। तो हम फिर संजय पांडे के पास पहुंचते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपने जयप्रकाश पांडे से 16,70,000 रुपए ले रखे हैं? तो चलिए अब आप ये सुनिए कि संजय पांडे हमसे इस बारे में क्या बात करते हैं। पांडे जी, एक बात बताइए, रामनयन यादव के लिए आपके द्वारा मदद की जा रही है, उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, तो उस विषय की जानकारी जब हमने जयप्रकाश पांडे जी को दी तो पांडे जी ने कहा कि मेरे द्वारा रामनयन यादव जी से 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है और इस सब साजिश के पीछे संजय पांडे जी कहाँ थे। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इस विषय पे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि सब जयप्रकाश जो पांडे है वो झूठ बोल रहा है, इसमें मेरा कुछ लेन देन नहीं। इन्होंने 2018 में वो और उन्होंने रामनारायण यादव जी से पैसा लिया या नहीं लिया, दोनों को ही बात मालूम है।
क्योंकि 2018 में इन्होंने लिया नहीं लिया, नौकरी लगाएंगे योगी जी से करा के, झूठ बोल के। तो यादव जी और जयप्रकाश ही जानते हैं। मुझे तो अभी जानकारी हुई जब राजन नाइक जी के पास यादव जी गए, तो राजन नाइक जी जो हमारे सात छवि के जिलाध्यक्ष है और बहुत बढ़िया जिलाध्यक्ष है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास गए तो उन्होंने न्याय देने के लिए जयप्रकाश जी को फोन लगाया स्पीकर पे, ऐसा यादव जी बताए। और भगत जी जो यादव जी के साथ में जो टीम जो लोग गए थे उत्तर भारतीय, उन्होंने बताया कि राजन नाइक जी बहुत अच्छे आदमी है, बिस्किट मंगाया, चाय पिलाया, सबकी सेवा की, मुझे जो भी कोई गया तो उनका इज्जत सम्मान किया राजन नाइक जी ने। तो उन्होंने स्पीकर पे लगाया तो जयप्रकाश जी ने उनको बोला कि मैं 2 महीने में पैसा ला के आपको दे दूंगा। ये स्पीकर पे बात करते सब सुन के खुश हुए। फिर 2 महीने बाद जब यादव जी गए हमारे वरिष्ठ जिलाध्यक्ष राजन नाइक जी किया, तो राजन नाइक जी ने जब फोन उनको लगा, ऐसा बता, उनके बोलने से मुझे लगा, बताया, फोन लगाया तो जयप्रकाश बोल रहा है मैं कहाँ से दूँ, मेरा तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। फिर यादव जी मेरे पास भी आए, मेरा भी बीजेपी कार्यालय एवर्सन गेट में है, राजन नाइक जी हमारे वरिष्ठ जिला अध्यक्ष है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, इस हिसाब से कोई कंप्लेंट कुछ रहेगा तो मेरे पास भी आते रहते हैं। तो वही हिसाब से जयप्रकाश जी को शक है कि ये संजय पांडे जी ने कराया होगा। जयप्रकाश जी का सीधे तौर पे आरोप है कि 16,70,000 रुपए आपने उनसे लिए हैं, जो पैसा कि आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये पूरा मामला दांवपेच में फंस रहा है। ये तो सर झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि 16 लाख उसने कभी देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो काम धंधा करता नहीं है, न काम धंधा है, न जॉब है, कुछ नहीं है। और ऐसा करता तो राजन नाइक जी के जब उन्होंने राजन नाइक जी ने फोन किया तो मेरा नाम बताना मत था कि संजय पांडे मेरा पैसा देना बाकी है, और देना बाकी है तो संजय पांडे जी से दिला दो यादव जी को। मैं लिया रहता तो मैं दे देता था, 10 मिनट में लगेगा नहीं मुझे देने के लिए, लेकिन मैंने लिया ही नहीं। वो उसको खुद का बचने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है वो। जयप्रकाश पांडे जी के द्वारा आपस में फूट डाली जा रही है, तो आपके पार्टी लेवल से आप लोग का क्या एक्शन होगा उनके ऊपर? पार्टी लेवल से जो भी एक्शन होगा, राजन नाइक जी, जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी कार्रवाई तो करेंगे। जो बदनामी करेगा पार्टी में रहने लायक नहीं है। इसके बाद ये पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप यादव जी थे, उनका भी बदनामी इन्होंने किया था, तो ये पार्टी में रहने लायक नहीं है। जहाँ जहाँ गए हैं ये भगाए गए हैं। इसके पहले शिवसेना में भी थे, दिवाकर सिंह किया, वहाँ भी उन्होंने भगा दिया था। बाद में हमारे यहाँ आके ये पार्टी की बदनामी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, संजय पांडे का यही कहना है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई 16,70,000 रुपए का कर्जा है ही नहीं। इधर दूसरी ओर जयप्रकाश पांडे द्वारा लगातार उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने संजय पांडे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल कर दी है। अब दोस्तों, हम आपको वो अर्जी दिखाते हैं। ये देखिए पहली अर्जी जो पीड़ित द्वारा डाली गई है, इसके ऊपर तारीख लिखी गई है 26 फरवरी 2023। अब देखिए दूसरी अर्जी जो जयप्रकाश पांडे द्वारा डाली गई है, जिसके ऊपर तारीख लिखी है 1 मार्च 2023। अर्थात मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, पीड़ित के अर्जी डालने के ठीक 2 दिन बाद जयप्रकाश पांडे द्वारा संजय पांडे के खिलाफ अर्जी डाली गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीड़ित के अर्जी डालने के पहले क्या जयप्रकाश पांडे को अपने 16 लाख रुपए याद नहीं है? वह सो रहे थे क्या इससे पहले कि उन्हें अचानक रातों रात ज्ञान प्राप्त हो गया कि उनका 16 लाख रुपए संजय पांडे के पास उधार पड़ा है और उन्हें लेना भी है, और उन्होंने जाके अर्जी डाल दी? अब दूसरा सवाल ये कि जब जयप्रकाश पांडे ने पीड़ित से 10 लाख रुपए लिए ही नहीं थे तो उन्होंने राजन नाइक के सामने 10 लाख रुपए लेने की कबूली क्यों दी? तीसरा सवाल ये कि जब जयप्रकाश पांडे ने पीड़ित से 10 लाख रुपए लिए ही नहीं है तो उन्हें 4 लाख रुपए वापस क्यों किए? दोस्तों, जिस तरीके से पूरा मामला दाव पेचों में फंस रहा है ना, उससे साफ समझा जा सकता है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और जयप्रकाश पांडे जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल है कि क्या आप पत्रकार शिवानी दुबे को बेवकूफ समझते हैं? पीड़ित ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आपने उससे 10 लाख रुपए लिए, 4 लाख रुपए उसे वापस किए और 6 लाख रुपए अब भी नहीं दिए। राजन नाइक से आपकी इस मामले में बातचीत हुई है। साथ ही साथ संजय पांडे ने भी ऑन कैमरा बयान दिया है कि उनके ऊपर आपके द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा बाकी नहीं है। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, पत्रकारों को गुमराह करना यूं आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, जिस तरीके से पीड़ित के अर्जी डालने के बाद जयप्रकाश पांडे द्वारा अर्जी डाली गई है ना, उससे साफ समझा जा सकता है कि झूठ कौन बोल रहा है। और साथ ही साथ जयप्रकाश पांडे द्वारा जो लगातार बयान बदले जा रहे हैं ना, उसका काला चिट्ठा हमारे पास है। हम जानते हैं, हमें पता है कि पहले जयप्रकाश पांडे ने पीड़ित से क्या कहा, उसके बाद जयप्रकाश पांडे ने राजन नाइक जी से क्या कहा, उसके बाद जयप्रकाश पांडे ने अन्य पत्रकारों से क्या कहा और उसके बाद जयप्रकाश पांडे ने हमसे क्या कहा।
जरूरत पड़ने पर हम वह काला चिट्ठा सामने भी रख सकते हैं। लेकिन हमारी किसी से व्यक्तिगत तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा काम सिर्फ खबरों को दिखाना है। सच की जांच करना पुलिस प्रशासन का काम है और यहाँ पर सच दिखाने के लिए पत्रकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष बैठा हुआ है। इसीलिए जब जांच होगी तब सामने आएगा कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। दोस्तों, केंद्र में बीजेपी पार्टी चाहे कितने भी काम कर ले, परंतु परम सत्य यही है कि उन्हीं के पार्टी में काम करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं के चलते लगातार बीजेपी पार्टी का नाम खराब हो रहा है और बीजेपी पार्टी बदनाम हो रही है। हमारी किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी नहीं है। हमारा काम सिर्फ खबरों को जनता के सामने रखना है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। सच की आवाज को और बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ना पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सच। और साथ ही मुझे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए mirrorofTruth.news से ढूंढें और फॉलो जरूर करें। चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।